हेलो स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन प्लस पर आप सभी का वेलकम है। आज बहुत टाइम बाद हम यूट्यूब पर डीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो सॉल्व पेपर्स आपको दिए जा रहे हैं उस पर आज डिस्कशन करेंगे। पहले भी आपको इस चैनल पर डीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सॉल्व पेपर्स के जो मॉडल्स हैं वो दिए गए हैं, सैम्पल पेपर जो सारे हैं। एक्चुअली वो ऑलरेडी सैम्पल पेपर मीन्स ऑलरेडी वही पेपर्स हैं जो फाइनल एग्ज़ाम में हुए हैं। इससे पहले भी आपको 2007 टू 2017 जून 2017 का पेपर दिया गया था, जो F1 का शायद दिया गया था आपको, और भी दूसरे सब्जेक्ट के दिए गए हैं। आज भी हम देखेंगे। जो आज हमारा पेपर है वो है निसाब, आमोजिश, तदरीस और क़द्र पैमाई, करिकुलम, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन। जानेंगे आज के पेपर के बारे में कि किस किस्म के सवालात हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। बहुत दिनों बाद यूट्यूब पर आना हुआ है, बिज़ी शेड्यूल की वजह से आ नहीं पा रही थी। आज कुछ टाइम मिला है, इस वजह से आज जानेंगे हम पेपर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पेपर है वो पेपर करिकुलम, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, इस सब्जेक्ट का पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा और आपका टाइमिंग रहेगा 11 से 1। टाइम टेबल आपका आ चुका है। 10 जनवरी से आपके एग्ज़ाम हैं, तो पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिएगा, पढ़ाई में लग जाइएगा, बिल्कुल कोई कोताही ना कीजिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा पेपर। तो आज का जो पेपर है हमारा निसाब, आमोजिश और तदरीसी क़द्र पैमाई, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झैल सवालात हिदायत के मुताबिक हल कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि टोटल ये जो क्वेश्चन रहेगा वो 8 नंबर का रहेगा। उसमें जो ए बीट है, एक जुमले में जवाब दीजिए। उसका फर्स्ट है निसाब तालीम की तैयारी के कितने मराहिल हैं। देखिए निसाब तालीम जो हमारा सिलेबस होता है, स्कूल में सिलेबस बनाया जाता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सिलेबस मुकर्रर करना होता है। तो वो बनाने की तैयारी जो होती है, जो प्रिपरेशन होता है, तो वो टोटल कितने स्टेप्स में होता है वो आपसे पूछा गया है। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो कोई ना कोई तो निसाब हमारे पास होता था। हमारे टीचर हमको किसी निसाब के मुताबिक ही पढ़ाते थे। वो जो निसाब होता है, निसाब में जो सारे सब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, तो वो निसाब किस बिना पर या टोटल कितने स्टेप्स में तैयार होता है वो आपको लिखना है। तो उसका जवाब भी यहाँ दिया गया है कि निसाब तालीम की तैयारी के 7 मराहिल हैं। टोटल कितने मराहिल हैं? 7। आपने आपकी बुक में ये दिया गया है और आपने अब तक पढ़ा भी होगा और आप अच्छे से आंसर्स दे भी पा रहे होंगे। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि निसाब तालीम के टोटल 7 मराहिल हैं और वो 7 मराहिल कौन कौन से हैं वो भी आप जान लीजिएगा। आपकी बुक में दिया गया है, तो आपकी बुक आप ओपन कीजिए और उसको पढ़िए कि कौन कौन से मराहिल हैं। ये चूँकि यहाँ पर एक जुमले में सवाल का जवाब पूछा गया है, इस वजह से ये 1 मार्क्स के लिए आएगा। तो 1 मार्क्स के लिए आपको, 1 नंबर के लिए आपको सिर्फ एक ही लाइन में जवाब लिखना होगा। ज़्यादा आप इसके लिए लिखेंगे तो तब भी आपको एक ही नंबर मिलेगा। तो अगर यही सवाल अगर ज़्यादा नंबर के लिए आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर डिटेल में जवाब लिखना होगा कि कौन कौन से मराहिल हैं, उनके नाम भी लिखना होगा आपको और उनके बारे में भी आपको कुछ थोड़ा बहुत लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किरदार की अदायगी रोल प्लेइंग के तदरीसी नमूने के बानी कौन है। देखिए जो रोल प्ले मेथड होता है वो किसने ईजाद किया था, तो इस बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो हम जानते हैं कि इसके बानी कौन है, जॉर्ज शेफल। आपकी बुक में भी दिया गया है और हम इस बारे में हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि इसके बानी जॉर्ज शेफल है। अगर आपको नहीं पता था, जानकारी नहीं थी, तो आप जान लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है ई लर्निंग के लिए ज़रूरी वसाइल लिखिए। देखिए ई लर्निंग क्या होती है, आप जानते होंगे। ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। जिस तरीके से आप अभी ये वीडियो देख पा रहे हैं आपके मोबाइल में या फिर आपका जो भी डिवाइस है उसमें आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, वहाँ से सीख पा रहे हैं, तो यही हो गई हमारी ई लर्निंग।
तो ई लर्निंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, जैसे मिसाल के तौर पर कंप्यूटर है, रेडियो है, इंटरनेट है, मोबाइल है, और भी कोई डिवाइस हो सकता है, लैपटॉप है, और भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, आप चाहे तो आपकी मर्ज़ी से जो आपकी जानकारी में हैं, जितनी आपको नॉलेज है, आप उन डिवाइसेस के नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ 2 ही पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर 2 से 4 मिसालें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूब्रिक से क्या मुराद है। देखिए, आपके बुक में भी ये कई बार क्वेश्चंस को आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रूब्रिक क्या है। कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि रूब्रिक्स आखिर है क्या, होते क्या हैं। तो रूब्रिक का मतलब किसी भी मौजू से मुताबिक कदर पैमाई करने के लिए तैयार किया गया नताइज अख्ज़ करने का खाका। देखिए, रूब्रिक एक ऐसा इसका मतलब ये होता है कि जब कोई मौजू, कोई उन्वान किसी के तहत हमको कद्र पैमाई करनी है, इवैल्यूएशन करना है, जांचना है हमको उसको, तो उस पर जो नताइज अख्ज़ करने के लिए जो खाका बनाया जाता है कि किस तरीके से प्रोसीजर हुआ है और किन किन प्रोसेस से हम गुजरे हैं और लास्ट में उसका क्या नतीजा अख्ज़ होगा, तो उसका जो प्रोसीजर होगा तो ये रूब्रिक कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, रूब्रिक। बी बीट, देखिए ए बीट यहाँ पर ख़त्म होता है, आपके 4 नंबर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब बी बीट जो है वो 2 मार्क्स के लिए दिया गया है। गैर मुताल्लिक़ जुज़ पहचानिए। यहाँ पर आपको गैर मुताल्लिक़ जुज़ पहचानना है कि कौन सा जुज़ अलग है। गैर मुताल्लिक़ का मतलब होता है जो ताल्लुक़ नहीं रखता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नज़्बुल ऐन मक़सदी नुकात तौज़ीही साख्त सिंटैक्स समाजी निज़ाम। अब बताइए आप कौन सा अलग है यहाँ पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा मक़सदी नुकात। देखिए, नज़्बुल ऐन मक़सदी नुकात तौज़ीही साख्त। तौज़ीही साख्त में हम क्या करते हैं, तौज़ीही साख्त यानी कि एक किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो सिंटैक्स समाजी निज़ाम तो है ही, लेकिन तौज़ीही साख्त में हम, आपने देखा होगा कि तौज़ीही साख्त मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। शजरी तौज़ीही साख्त हो सकती है, या फिर आप चाहे तो टेबल की शक्ल में भी बना सकते हैं। आप चाहे तो उसको जदवल की शक्ल में भी, टेबल और जदवल तो एक ही होगा, और भी उसकी मुख्तलिफ़ दायरवी शक्ल की भी साख्त हो सकती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की साख्त के ज़रिए हम निसाब को बयान कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स निसाब में शामिल हो सकते हैं। ये जो तरीक़ा है इसे हम कहेंगे तौज़ीही साख्त। और नज़्बुल ऐन, देखिए नज़्बुल ऐन जो है हमारा, वो भी इसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि हमको पहले तय करना होता है कि हमारा नज़्बुल ऐन क्या है, और फिर समाजी निज़ाम, हमें समाजी निज़ाम को भी देखना होता है कि किस तरीक़े से समाज में क्या आज की क्या ज़रूरत है। तो इनमें से अलग मक़सदी नुकात ही होंगे, क्योंकि मक़सदी नुकात जो हैं वो जो पॉइंट्स होंगे तो वो पॉइंट्स इनमें से अलग ही माने जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, 2 मुतबादिल सवालात कसीर मुतबादिल सवालात जोड़ियाँ लगाइए, खानापुरी कीजिए। देखिए उसमें जो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर बताया नहीं गया है, तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। सी बिट देखेंगे हम, आपसी रब्त लिखिए। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तरक्की की पैमाइश, उबूरती या तहसीली जांच, गलतियों को ढूंढना। देखिए यहाँ पर आपसी रब्त बताते हुए वर्ड आपको लिखना है कि तरक्की की पैमाइश जो होती है वो उबूरती या तहसीली जांच के तौर पर होती है, और गलतियों को ढूंढना जो है वो क्या कहलाएगा, उसका जवाब होगा तशख़ीसी जांच, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखिए तरक्की की पैमाइश, तरक्की, जब बच्चे ने तरक्की की है कितनी की है, कितना उसने हासिल किया है, कितना उसको अबूर आया है, ये हो गई अबूरती या तहसीली जांच जिसे हम कह सकते हैं। और जो गलतियों को ढूंढना होता है, जब बच्चे पढ़ाई के दौरान कौन सी गलतियां कर रहे हैं, क्या उनको समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उसकी वजह क्या है, तो ये सारे जानने के लिए हम तशख़ीसी जांच करते हैं, जिसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। तो ये सब आपको, आप जब बुक पढ़ेंगे, आप अच्छे से आपकी पढ़ाई हो चुकी होगी तो ये आपको समझ में आएगा, वरना आपको ऐसा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि आज मैं जो है मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में एक बताना चाहूँगी, इन सारे सवालात के जवाब जो है वो मैं सिर्फ शॉर्ट में बताना चाहूँगी। डिस्कशन जो है हमारा वो सिर्फ शॉर्टली होगा, क्योंकि
पढ़ाया जो जाता है वो आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। अभी ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको सिर्फ डिस्कशन में थोड़ा बहुत आपको बताया जाएगा। सेकेंड है हमारा तसव्वुर के हुसूल का नमूना, मालूमात पर अमल का नमूना, तख्लीक़ तरक्की का तदरीसी नमूना। देखिए, तसव्वुर के हुसूल के नमूने का ताल्लुक़ जो है वो मालूमात पर अमल के नमूना जैसा है, तो तख्लीक़ तरक्की का तदरीसी नमूना जो है वो कैसा होगा? तो हम जानते हैं इसका आंसर कि ज़ाती तरक्की का नमूना। इसका आंसर होगा ज़ाती तरक्की का नमूना, यही उसका रब्त होगा, यानी उससे उसका ताल्लुक़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल सवालात के जवाबात 60 ता 80 अल्फाज में लिखिए। ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर के लिए आएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, दरसियात की हम मरकज़ी तरतीब से क्या मुराद है? देखिए, दरसियात की हम मरकज़ी तरतीब से क्या मुराद है? पहले हम जानेंगे कि हम मरकज़ी तरतीब क्या होती है। हम मरकज़ी तरतीब क्या होती है? देखिए, जब भी किसी क्लास का निसाब तैयार किया जाता है तो उसमें ये मद्देनज़र रखा जाता है कि बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए और उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए कौन कौन से टॉपिक उनको मालूम होना ज़रूरी है। तो जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तो टॉपिक तो वही होता है, उन्वान तो वही होता है, लेकिन उसकी गहराई बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बुक में, जैसे कि आप देखेंगे कि रियाजी मजमून अगर है तो स्टार्टिंग में अगर उनको मुसल्लस के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो उसकी अगली क्लास में भी मुसल्लस ही टॉपिक रहेगा, लेकिन उसकी जो पिछली क्लास थी उसमें मुसल्लस के सिर्फ रासी नुकात के बारे में या उसके ज़िलों के बारे में या मुसल्लस की शक्ल के बारे में बताया गया था। लेकिन उसकी अगली क्लास में उसे मुसल्लस का रक़बा, मुसल्लस का अहाता, मुसल्लस के दीगर ख़ुसूसियात के बारे में अगली क्लास में बताया जाता है। तो इस तरीके से टॉपिक सेम ही होता है। मुसल्लस सबक जो है वो हो सकता है पिछली सबक में भी मुसल्लस सबक मौजूद हो रियाजी में और अगली क्लास में भी मुसल्लस सबक मौजूद हो, तो टॉपिक तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसकी जो गहराई है वो बढ़ जाती है। पिछली क्लास में थोड़ी मालूमात दी गई थी, अगली क्लास में उससे ज़्यादा मालूमात दी गई, तो इसे हम दरसियात की हम मरकज़ी तरतीब कहते हैं। तो यही आपको आपके अपने जुमलों में लिखना है। यहाँ पर जो जवाब दिया गया है वो उसी की अलग मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें बयान करके दी गई है और मैंने आपको जो समझाया वो एक अपनी मिसाल बताकर शॉर्ट में आपको समझाया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ई लाइब्रेरी को आमोज़िश लर्निंग के लिए किस तरह इस्तेमाल करोगे? देखिए, ई लाइब्रेरी और लर्निंग को, ई लाइब्रेरी क्या होती है? देखिए, ई लाइब्रेरी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के CDs, DVDs या आप आजकल देख रहे हैं पेन ड्राइव्स आ चुकी हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ने के लिए। क्योंकि आपने देखा है कि आजकल जो सिचुएशन आ गई थी हमारी, जिसे हम कहेंगे पेंडेमिक की सिचुएशन, जो कोरोना काल आ चुका था, उसमें आपने देखा होगा कि हम बाहर नहीं जा पा रहे थे पढ़ाई के लिए। क्लासेस रहो हमारे, ट्यूशन्स, कॉलेज वगैरह या जो भी है स्कूल बच्चों के, वो सभी बंद थे। तो इस दौरान जो है हम बाहर जाकर सीख नहीं पा रहे थे, तो इसके लिए क्या किया गया, ऑनलाइन लर्निंग की गई। तो ये जो तरीके होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के थ्रू होते हैं। तो इनमें कई बच्चों को PDFs प्रोवाइड किए गए हैं कि आप चाहे तो PDFs के ज़रिए पढ़िएगा, या आपके पास पेन ड्राइव है तो आप उसे रिकॉर्ड करके क्लास को पढ़िएगा, या CD वगैरह है तो उसके ज़रिए भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। जैसा कि स्कूल में जनरली होता ही है कि लैंग्वेज जब सिखाई जाती है तो लैंग्वेज के जो वर्ड्स है उनका जो प्रोनाउंसिएशन आपको करवाना होता है, बच्चों को सिखाना होता है, तो क्या करते हैं कि CD या DVD कंप्यूटर में डाल दी जाती है और बच्चों को वहाँ पर बिठा दिया जाता है और उनको हेडफोन के ज़रिए उस लफ्ज़ का, उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है। उस CD में ऑलरेडी आवाज़ रिकॉर्ड होती है जिनमें बताया जाता है कि, तो उन वर्ड्स को जो प्रोनाउंसिएशन हमें सिखाना होता है, उसका तलफ़्फ़ुज़ सही तरीके से सिखाना होता है, वो वर्ड्स सुनाए जाते हैं बच्चों को, कि बच्चों को उस वर्ड्स को किस तरह से बोलना है, वो रिपीट करवाने लगाए जाते हैं बच्चों से। बच्चों को पहले सुनाया जाता है कि इस वर्ड्स को किस तरह से अदा किया जाता है,
और फिर बच्चों से ये कहा जाता है कि आप भी इसको रिपीट कीजिए। इस तरह से बच्चे प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। तो इस तरह से आप चाहे तो बच्चों को ई लर्निंग के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। इंटरनेट प्रोवाइड कीजिए आप उनको स्कूल में, और स्कूल में कई डिवाइस ऐसे हो सकते हैं जिसके ज़रिए आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उनका यूज़ आप कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोज़मर्रा के मुशाहिदात का इंदराज किस तरह रखोगे? देखिए, रोज़मर्रा के मुशाहिदात यानी बच्चे रोज़ डेली स्कूल आ रहे हैं, तो वो किस तरह से उनमें क्या बदलाव आया है, पहले कैसे थे, अब क्या बदलाव आया है, क्या कुछ सीखा उन्होंने। तो ये जो ऑब्जर्वेशन होता है, हम बच्चों पर ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो वो जो मुशाहिदा है उसे आप किस तरीके से लिखोगे, इंदराज का मतलब दर्ज करोगे, लिखोगे। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़े बताए गए हैं कि रोज़मर्रा का मुशाहिदा किस तरीक़े से कर सकते हैं आप, कि मुसलसिल करना चाहिए वो, और फिर इंदराज रखने के बाद इंदराज करने के लिए सबसे पहले आप मज़मून तय करेंगे कि किस सब्जेक्ट के बारे में आप मुशाहिदा कर रहे हैं, और फिर टेक्निक कौन सी यूज़ करेंगे आप, कि आपने कौन-कौन से तरीक़े इस्तेमाल किए हैं, सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व जो की हैं आपने, उससे जो लिखा है आपने, तो आपका प्रोसीजर क्या था, वो आपको आपकी अपने अल्फाज में भी आप बनाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर तो दिया गया है, जो यहाँ दिया गया है आप उसे भी याद कर सकते हैं, उसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको जो नॉलेज है आप अपने अल्फाज में भी जो आप लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कदर पैमाइश के मुसल्लस की वजाहत शक्ल के ज़रिए कीजिए। देखिए, मुसल्लस की वजाहत जो है, कदर पैमाइश का मुसल्लस, कदर पैमाइश यानी इवैल्यूएशन जो हम जांचते हैं, तो वो उसका मुसल्लस के वजाहत जो करना है हमको, यानी उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल है, कौन कौन से अनासिर शामिल हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। कि जो तीन चीज़ें हैं जिनमें मकासिद, आमोज़िशी तजुर्बा और पैमाइश कदर के वसाइल। सबसे पहले आप जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी जो जांच रहे हैं या कदर पैमाई कर रहे हैं, उसके पीछे आपका मकसद क्या है, क्यों जांच रहे हैं आप, क्यों कदर पैमाई कर रहे हैं। उसके अलावा आमोज़िशी तजुर्बात क्या हैं आपके, कौन कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं उसमें, तजुर्बात किस तरीके से लिए हैं, कौन से तजुर्बात शामिल किए हैं, और पैमाइश कदर के वसाइल, सोर्स क्या है आपके। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल है, जैसे तदरीसी वसाइल जो सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल आपने कैसे किया, वो सब कुछ आपको यहाँ पर थोड़ा सा वजाहत से लिख देंगे आप, तो इसके आपको जवाब कंप्लीटली 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो दिया गया है वही आंसर भी आप लिख सकते हैं, और आप चाहे तो अपने अल्फाज में भी बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सवाल नंबर 3, ऑनलाइन आमोजिश का मंसूबा किस तरह करोगे। देखिए, अभी हमने पढ़ा है, जैसे ई लाइब्रेरी के बारे में हमने पढ़ा है, यहाँ पर वो इस उसी तरह से क्वेश्चन पूछा है कि ऑनलाइन आमोजिश का मंसूबा किस तरह करोगे। जब आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, आमोजिश करवाना है यानी सिखाना है, तो आप इसके लिए क्या करोगे। जैसे पेंडेमिक में हालात आए थे कोरोना में, कि हम क्या कर रहे थे, ऑनलाइन पढ़ रहे थे, डिवाइस से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मुख्तलिफ डिवाइस का हम इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ से जो कुछ हमें मिल सका वो उससे हम सीख रहे थे। बच्चों को तालीम देने के लिए स्कूल में भी, क्योंकि स्कूल बंद थे तो उन्हें घर से ही तालीम दी जा रही थी। टीचर्स जो है वो घर पर रहकर तालीम दे रहे थे, बच्चे भी घर पर रह रहे थे, टीचर्स भी घर पर रहे थे, लेकिन फिर भी डिवाइस के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों को सिखाया जा रहा था। और आपने देखा होगा उस टाइम पर एक मुहिम भी चली थी, कुछ नारे भी लगे थे कि तालीम हमारी हर हाल में जारी। तो ये जो चीज़ थी वो बहुत 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 अच्छी चीज़ थी, कि चाहे हालात कैसे भी आ जाएं, लेकिन हमको सीखना भी है और हमें सिखाना भी है। तो इंटरनेट ने जो है ये इसमें बहुत मदद की इस चीज़ में, कि हमारे ऊपर अगर कुछ इस किस्म की मुसीबत आ जाती है, जैसे कोरोना में हुआ था, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे सीखने के लिए, तो हम घर बैठे भी सीख पाए और बच्चों को सिखा भी पाए। तो जिन चीज़ों का हमने इस्तेमाल कोरोना में किया, उन चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, उन बातों को भी लिख सकते हैं कि आपने किन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, कौन से सोर्सेस लिए, किस तरीके से आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है। आप अपने तजुर्बात भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके अलावा और भी, और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए, और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए आप अपनी सोच भी इसमें बता सकते हैं, कि हो सकता है किसी ने अभी तक वो तरीक़ा इस्तेमाल किया ही ना हो, लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ आई हो, तो आप
बता सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव है और अच्छी चीज़ है तालीम के लिए तो आप उससे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीक़े से यहाँ पर आपको अपने अल्फाज में ये जवाब लिखना है। यहाँ पर तो जवाब दिया ही गया है कि कंप्यूटर की फ़राहमी करेंगे। सबसे पहले तो कंप्यूटर देंगे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, फिर मुतालिमीन की सलाहियत देखेंगे कि टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं या नहीं, उन्हें ये सारी चीज़ें पढ़ाने आ रही है या नहीं। देखिए कई डिवाइस ऐसे होते हैं जो टीचर्स को हैंडी नहीं होती है, मतलब वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, या फिर बच्चे होते हैं स्पेशली बच्चों के लिए कि छोटे बच्चे डिवाइस को हैंडल नहीं कर पाते, तो उन्हें हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी होगी कि आखिर हमें ऑनलाइन डिवाइस को चलाना कैसे है, यूज़ कैसा करना है, उससे हम कैसे सीख पाते हैं। तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि बाज़ाब्ता बहुत बड़ी कोई चीज़ है, छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन दे के हम हिदायत दे के भी बच्चों को बता सकते हैं। वैसे तो आजकल की जनरेशन ऐसी है कि मोबाइल उनको ज़्यादा हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपने आप सीख जा रहे हैं देखते देखते। तो कंप्यूटर तजुर्बागाह है यहाँ पर मौजूद, जैसे स्कूल में होती है एक लाइब्रेरी होती है, लेबॉर्ट्री होती है, कंप्यूटर लैब होती है, उसमें कई कंप्यूटर नस्ब होते हैं जिसके ज़रिए बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये जो है ऑनलाइन लर्निंग ना सिर्फ मुसीबत के हालात में, ना सिर्फ जैसे पेंडेमिक जैसे कोरोना आया था उन हालात में, बल्कि आम हालात में भी हम ऑनलाइन लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फ़ास्ट ज़रिया है तालीम का, सीखने का, और उसके अलावा बहुत सस्ता भी है। आप बहुत ही आसानी से इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत मवाद अवेलेबल है, बस ढूँढने वाले की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप घर बैठे सीख सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएँगी। और उसमें आपको कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। और सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई पीडीएफ पढ़ना है तो आपके पास वो सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना ज़रूरी है। जैसे कि बहुत से मिसाल के तौर पर एडोब रीडर है, अगर आपके पास ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिसमें आप आपका पीडीएफ खोल सकें, तो आप उसे पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि पीडीएफ को ओपन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहेंगे एडोब रीडर, मिसाल के तौर पर बता रही हूँ। और भी कई सॉफ्टवेयर है जिससे हम पीडीएफ ओपन कर सकते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर एडोब रीडर वगैरह हैं। तो ये सारे जो पीडीएफ रीड करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो इनकी मालूमात हमें लेना होगा और दूसरों तक भी पहुँचाना होगा। इदारे के वेब पॉलिसीज़ भी हैं कि मुख्तलिफ़ इदारे मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप मालूमात हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। तो इसका जो मंसूबा है वो आप किस तरीक़े से करेंगे, प्लानिंग जो है वो इस सवाल में आपको लिखना है जवाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्तसरुल जवाबी सवालात के कोई भी 3 अक़साम मिसाल वाज़े कीजिए। देखिए पहला यहाँ पर दिया गया है कि जब आप मुख्तसर जवाबात जो होते हैं, मुख्तसर सवालात जो होते हैं, उनकी 3 किस्में कौन कौन सी होती हैं। आपके सिलेबस में आपको भी और दीगर बच्चों को भी जो स्कूल लेवल पर होते हैं उन्हें भी मुख्तसर सवालात पूछे जाते हैं, तो वो किस तरीके से पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर सवाल आता है कि मुख्तसर नोट लिखिए। सबसे पहला सवाल मुख्तसर जवाबात में यही होता है कि मुख्तसर नोट लिखिए। आपने आपकी स्कूल लाइफ में भी देखा होगा, कॉलेज लाइफ में भी देखा होगा, ये क्वेश्चंस होता ही है कि मुख्तसर नोट लिखिए। तो जब आपको नोट लिखना होता है वो मुख्तसर अंदाज में एक पैराग्राफ की शक्ल में आप नोट लिख सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि वजूहात बयान कीजिए। ये भी जो सवाल है ये मुख्तसर जवाबी सवालात की ही किस्म है। एक वजूहात बयान कीजिए, ये जो क्वेश्चन आता है 2 से 3 मार्क का सवाल आता है, तो ये भी मुख्तसर सवालात के जवाबात की नौइयत है। यानी कि हम जो वजह बयान करते हैं वो 2 से 3 जुमले में बयान कर देते हैं, और मुख्तसर सवाल के सवाल जो पूछे जाते हैं वो 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं जनरली। तो उनकी किस्मों में ये सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर कि सबसे पहले आएगा मुख्तसर जवाब, दूसरा आएगा वजूहात, तीसरा आएगा मुख्तसर नोट लिखिए, चौथा आएगा नक्शा ख़्वानी या शक्ल ख़्वानी। देखिए एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपको कि नक्शा ख़्वानी या शक्ल ख़्वानी, या तो शक्ल बनाइए, सवाल आ सकता है आपको। आपको का मतलब ये है कि आपको सवाल आने का मतलब ये है कि आपके पास भी जो पेपर होता है उसमें मुख्तसर सवाल तो होते ही हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको थ्योरी पेपर लिखना होता है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे जो होते हैं, उन्हें जो क्वेश्चन पेपर लिखना होता है, या फर्स्ट से आप 8 तक की सारे क्लासेस ले लीजिए,
इसमें वजूहात बयान कीजिए बोल के सवाल आता है, साइंस में, जोग्राफिया में। इसके अलावा नक्शा बनाओ बोलकर सवाल आता है कि इंडिया का नक्शा बनाइए, या फिर सवाल आता है साइंस की कोई शक्ल बना दीजिएगा। तो ये जो सवालात है इनकी जो नौइयत होती है यह मुख्तसर जवाबी सवालात की होती है, यानी कि बहुत ही छोटे अंदाज में या शॉर्ट अंदाज में, शॉर्ट तरीके से हम इनका जवाब बयान कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको सवाल ये पूछा गया था कि आखिर वो कौन कौन से सवालात हैं जो मुख्तसर सवालात के तौर पर पूछे जाते हैं, उनकी किस्में कौन कौन सी हैं, उनकी मिसालें कौन कौन सी हैं, ये सवाल किया गया था। तो आपको लिखना होगा कि मुख्तसर जवाब लिखिए बोल के भी एक सवाल आता है, या फिर नोट लिखिए बोल के भी एक सवाल आता है, वजूहात बयान कीजिए बोलकर एक सवाल आता है, या नक्शा बनाइए या शक्ल बनाइए बोलकर सवाल आता है। तो इस तरह से आपको 4 से 5 किस्म के सवाल ऐसे होते हैं जो मुख्तसर जवाब के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निसाब तालीम को मुरत्तिब या मुनज़्ज़म करते वक्त निसाब तालीम की तरतीब के कौन से 6 बुनियादी उसूल मद्देनज़र रखोगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट जो पेज था हमारा सॉल्व पेपर क्वेश्चन पेपर पर, उसमें स्टार्टिंग में ही हमने देखे थे कि निसाब तालीम के टोटल 7 मराहिल हैं। तो उनके बारे में हमको यहाँ पर लिखना है अब कि आखिर निसाब तालीम को मुनज़्ज़म करना है, तरतीब देना है, तो आप कैसे उसको तरतीब दोगे, कौन कौन से उसूल यहाँ पर मद्देनज़र रखोगे। तो यहाँ पर जो जवाब दिया गया है आप इसे याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको सबक में भी पढ़ाया जा चुका होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर भी दिया गया है। इन्हीं चीज़ों को आप मद्देनज़र रख कर निसाब बनवा सकते हैं। जो हमारा जो निसाब होता है क्लास का, छोटे बच्चों की क्लासेस का, उन क्लासेस के निसाब को बनाने के लिए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है कि मकासद के तकमील करने वाला निसाब है या नहीं, और निसाब में कौन कौन सी सरगर्मियाँ शामिल होनी चाहिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें इन निसाब में शामिल की गई हैं या नहीं, काबिल एतमाद है या नहीं, इम्तियाज़ियत मरकूज़ है या नहीं, निसाब तालीम मुताल्लिम मरकूज़ है या नहीं। मुताल्लिम यानी क्या, स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के लिहाज से सिलेबस तैयार किया गया है या नहीं। और फिर निसाब सरगर्मी मरकज़ियत है या नहीं, मतलब एक से दूसरी क्लास में जब हम जा रहे हैं तो लिंक रह रही है या नहीं, उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिर निसाब जो है वो लचकदार है या नहीं, या बहुत ही ज़्यादा टफ दे दिया गया है। कुछ निसाब हमें बहुत आसान भी रखना होता है, कुछ चीज़ें औसत दर्जे की रखनी होती है, और कुछ चीज़ें मुश्किल भी रखनी होती हैं। मुश्किल का मतलब ये होता है कि बच्चे जो हैं वो तीन लेवल पे होते हैं, कि जो बहुत स्लो भी हो सकते हैं, एवरेज लेवल के भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा होशियार भी होते हैं। तो जिनको कैसा होता है, सिलेबस में अगर बहुत ज़्यादा आसान चीज़ या औसत दर्जे की चीज़ दे दी जाए तो उन्हें बोर होने लगता है। तो उनमें जो सलाहियत है उसको उभारने के लिए हमें कुछ चीज़ें मुश्किल वाली भी रखनी होती है निसाब में। तो ये होता है निसाब का लचकपन, यानी उसमें लचक रखनी चाहिए हमें, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, आसान भी, मुश्किल भी और औसत दर्जे की भी। तख्लीक़ियत का कितना ख्याल किया गया है कि कुछ ऐसे मुअम्मे डाल सकते हैं हम, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, या और भी सब्जेक्ट को, कुछ ऐसी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा सोचने पर मजबूर हो। यानी कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो तो अगर आसान निसाब होगा तो बड़ी आसानी से पढ़ लेगा, लेकिन उसे भी सोचने पर मजबूर करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जिससे तख्लीक़ियत पैदा हो, यानी कि आगे उसका हल ढूंढे बच्चा कि किस तरीके से इसका हल निकलेगा, आखिर वो बच्चा किस तरीके से सोच पा रहा है। तो ये ऐसे जो पॉइंट्स है अगर हम सिलेबस में डालेंगे तो उसका डेवलपमेंट होगा, उसके माइंड का डेवलपमेंट होगा। अब तक जो वो बच्चा जितना इंटेलिजेंट होगा और इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेगा, उसकी थिंकिंग और ज़्यादा डेवलप होगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो निसाब बनाने में मद्देनज़र रखे जाते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका जो आंसर है ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ़न तालीम और ज़ाती हिदायती फ़न तालीम, पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी में फ़र्क के 6 नुकात लिखिए। देखिए पेडागोजी क्या होती है, एंड्रोगोजी क्या होती है। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पेडागोजी का मतलब ये होता है कि उस्ताद जब बच्चों को पढ़ाता है
तो कौन कौन से तरीक़े इस्तेमाल करता है ये। आप भी ट्रेनिंग टीचर हैं, आगे जाके आप भी टीचर बनने वाले हैं, तो जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो कौन से तरीक़े इस्तेमाल करेंगे, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, कौन सी मिसालें देंगे, कौन से सोर्सेस आप इस्तेमाल करेंगे, तो इन सब को मिलाकर जो बन जाता है उसे कहते हैं पेडागोजी। पेडा मतलब बच्चों की, गॉजी यानी कि सिखाना, यानी कि पेडागोजी यानी बच्चों को किस तरीके से सिखा रहे हैं आप और कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये होगी पेडागोजी। एंड्रोगोजी, देखिए एंड्रोगोजी में क्या होता है कि तलबा और उस्ताद दोनों मिलकर मवाद तय करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ पढ़ना है। ये स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। और फिर तलबा क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, ख़ुद से इसमें गौर फ़िक्र करने लगते हैं, ख़ुद से आगे 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 बढ़कर सीखने के लिए वो ख़ुद टीचर के पास आते हैं कि मुझे ये सिखाओ, मुझे ये टॉपिक सीखना है, मुझे ये नहीं आ रहा है, ये चीज़ मैं सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो मुद्दे होते हैं, ये एंड्रोगोजी में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर आपको फ़र्क दिया गया है, आप इन्हें देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पा जाएंगे कि आखिर एंड्रोगोजी क्या होती है और पेडागोजी क्या होती है। इन्हें आप याद कर लीजिएगा और अगर आपको क्वेश्चन आया तो 2 से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। जैसा कि यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 6 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आधा आधा नंबर हर एक के लिए होगा, तो इस तरीके से आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। या में जो क्वेश्चन पूछा है वो एंड्रोगोजी और ह्यूटोगोजी के बारे में पूछा है। एंड्रोगोजी के बारे में तो हमने पिछले टेबल में पढ़ लिए हैं कि उस्ताद और तलबा मिलकर कंटेंट तय करते हैं, यानी कि मवाद तय करते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। और ह्यूटोगोजी क्या होती है, इसमें जो मवाद तय किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ तलबा ही तय करते हैं। पहला एंड्रोगोजी में क्या होता है, तलबा और उस्ताद दोनों की शमूलियत होती है। और हेटागोजी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ तलबा ही ये डिसाइड करते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। जो चीज़ उनको पढ़नी है वो खुद से आकर टीचर के पास पूछते भी हैं, और अगर टीचर से नहीं भी पूछे हैं तो खुद से और कोई दूसरे सोर्सेज जैसे इंटरनेट वगैरह है वहाँ से मालूमात लेकर भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो ये हो गया हेटागोजी। आप ये भी आप पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट्स दिए गए हैं। आप इसमें से अगर एटलीस्ट 6 पॉइंट भी आप याद कर लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। 4th क्वेश्चन है हमारा RW। देखिए 4th क्वेश्चन है, दर्ज झैल सवालात के जवाब 200 ता 250 अल्फाज में लिखिए। उसमें पहला क्वेश्चन है, RW टेलर के निसाब तालीम की तरतीब के तदरीसी नमूनों के 4 मराहिल लिखिए। RW टेलर एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने निसाब तालीम के तदरीसी नमूनों के 4 मराहिल बयान किए थे। वो 4 मराहिल कौन कौन से हैं वो आपको लिखना है और उनके बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर वजाहत करना है। तो आपको यहाँ पर ये सवाल 4 नंबर के लिए पूछा गया है, तो 4 नंबर के लिए आपको कम से कम हर पॉइंट 2 से 3 लाइन का आपको वजाहत करनी होगी। टोटल 4 मराहिल हैं, उन 4 मराहिल को एटलीस्ट 4-4 लाइन में वजाहत करना होगा, तो आपको तब जाकर 4 नंबर मिलेंगे। ये आपके पेपर का सबसे बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल का मतलब है कि ज़्यादा नंबर के लिए सवाल है। दूसरे सवालात 4 नंबर के लिए नहीं थे। अब तक के जो सवालात आए आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बस इतने ही नंबर के आए थे। लेकिन ये जो सवाल है वो 4 नंबर के लिए, तो यहाँ पर आपको डिटेल लिखना होगा। इसमें आप अपनी नॉलेज भी इंक्लूड कर सकते हैं कि आपको अपने अल्फाज में कैसे लिखना है। लिखना तो आपको वही मराहिल है जो RW टेलर ने बताए हैं, लेकिन आप उसको किस तरीक़े से लिख सकते हैं वो आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो अल्फाज दिए गए हैं वही लिखें, आप अपने जुमलों में बनाकर जवाब लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4 का 1 पॉइंट। इसी सवाल का दूसरा जो बीट है उसमें पूछा गया है कि तदरीसी नमूनों के बुनियादी अज्जा वाज़े कीजिए। तदरीसी नमूने यानी कि जो मॉडल होते हैं, हम सिखाते हैं, तदरीस करते हैं, तो उनको सिखाने के लिए बुनियादी अज्जा क्या क्या होती हैं। जैसे कि अगर हम मालूमात फ़राहम कर रहे हैं तो मालूमात के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ से मालूमात दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। समाज में कोई ऐसी चीज़ हो रही है क्या जिससे हम सिखा पा रहे हैं बच्चों को। अब मालूमात व अमल के नमूने में तो आप बुक वगैरह भी ले सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स है वो भी ले सकते हैं। ज़ाती तरक्याती के नमूने में यानी कि आप खुद की भी मिसाल बता सकते हैं एज अ टीचर, या फिर और रोल मॉडल्स जो होते हैं हमारे
समाज में, उनकी भी मिसालें दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नीचे दी गई हैं। देखिए, समाजी निज़ाम, मददगार निज़ाम, तो इनके बारे में यहाँ पर वजाहत की गई है। आप इसी जवाब को याद कर लीजिएगा या फिर आप अपने अल्फाज में भी आपकी बुक से पढ़कर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हिदायत इंस्ट्रक्शन के 9 मराहिल लिखकर उनमें से 2 मराहिल का इस्तेमाल जमात की तदरीस में किस तरह करोगे। देखिए, हिदायत क्या होती है कि हम बच्चों को कुछ ऑर्डर दे रहे हैं या कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो वो होगी हमारी हिदायत। उसे हम इंग्लिश में कहेंगे इंस्ट्रक्शन। जैसे अगर हमें बच्चों को लिखाना है तो हमें सबसे पहले ये कहना होगा कि बच्चों के कि ओपन योर बुक, कि आपकी बयास खोलिए, आपकी बयासें निकालिए और उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। अब आपको यहाँ से लिखना है, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन। या अगर हमें कहना है कि कोई सबक पढ़वाना है या किताब में कुछ बताना है, तो आप उन्हें कह सकते कि आप सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालिए और उसे खोलिए, उसे ओपन कीजिए और वहाँ पर पेज नंबर 5 या 3 पर कुछ दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि ये सरगर्मी करना है हमको। तो चलिए बच्चों, किताब खोलिए और पेज नंबर 5 पर आइए, वहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है और हमें उसे करना है। तो ये जो होती है वो, इसे हम हिदायत कहेंगे। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि हिदायत के जो 9 मराहिल हैं, उन्हें आप उनमें से 2 मराहिल का इस्तेमाल आप तदरीस पढ़ाने के लिए किस तरह करोगे। तो आप ये अपनी अल्फाज में लिख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 9 दिया गया है, लेकिन इन 9 को यहाँ पर वजाहत नहीं की गई है। आप क्या कीजिए, 9 में से कोई 2 को लेकर उससे थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा यहाँ पर, कि उन इंस्ट्रक्शन का फ़ायदा क्या होता है और उन्हें आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत कैसे करेंगे और फिर उनका इस्तेमाल क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, वो भी लिख लीजिएगा यहाँ पर। अभी लास्ट में या में क्वेश्चन पूछा है कि CIPP तदरीसी नमूने के 4 मराहिल लिखकर तदरीसी नमूनों की अहमियत किस तरह वाज़े करोगे। देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है CIPP कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस और प्रोसीजर के बारे में दिया गया है। तो ये जो CIPP है उसके टोटल 4 मराहिल हैं। तो वो 4 मराहिल कौन से हैं और उसका तदरीस में क्या अहमियत है, क्या इस्तेमाल है, वो आपको बयान करना है। यहाँ पर शॉर्ट में बयान किया गया है, आप उसे थोड़ा सा लॉन्ग कर दीजिएगा, क्योंकि ये टोटल 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो 4 मार्क्स के लिए आपको ज़्यादा लिखना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा सॉल्व पेपर कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और अभी बिज़ी शेड्यूल से वक्त निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाया है। आगे भी देखेंगे, जैसा जैसा वक्त मिलेगा आपके लिए कोशिश करती रहूँगी। और पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे वो। आपके एग्ज़ाम करीब हैं, 10 तारीख़ से आपके एग्ज़ाम हैं, 10 जनवरी से, तो बहुत कम टाइम है आपके पास। आप कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। और पहले भी मैंने कहा था कि आपकी जो पढ़ाई है वो टाइम के मुताबिक होनी चाहिए, कि आप पढ़ाई के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और आप ये चेक नहीं कर रहे हैं कि कौन सा जवाब हम कितनी देर में लिख पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो टाइम है वो लिमिटेड होता है। आपको लिमिटेड टाइम में जवाब लिखना होता है। तो आप टाइम भी नोट करते जाइएगा, देखते जाइएगा कि आप कौन सा जवाब कितने टाइम में लिख पा रहे हैं। और एक पेपर आप सॉल्व करके देखिएगा कि एक पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि फिर आपकी जो घर में जो कंडीशन होगी वही कंडीशन आपकी वहाँ पर भी होगी, बल्कि और ज़्यादा स्पीड से आपको वहाँ लिखना होगा। तो कितने टाइम में आप जवाब लिख पा रहे हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। वैसे तो आप बहुत ईजीली आप इसको कर पाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। जिसकी पढ़ाई हो चुकी होगी उसे तो बहुत अच्छे से पेपर लिखने आ जाएगा। तो पुरानी वीडियोस भी देखिएगा। और भी इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसी चैनल के नाम से है क्वालिटी एजुकेशन प्लस। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारे चैनल का नाम आप सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद जब हमारा चैनल आपको वहाँ नज़र आ जाएगा तो वहाँ पर नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर बहुत सारे PDF अवेलेबल हैं, क्वेश्चन पेपर्स के भी और वीडियोस के भी, वो सारे आपको मिल जाएंगे।
जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके। और आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं मोटिवेट होंगी तो आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करने के लिए कोशिश करूंगी। मेरे पास जितना कंटेंट है, मेरे पास जितना मवाद है, या मुझसे जो कुछ हो सक रहा है मैं आपके लिए कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी करती रहूँगी। और आप भी इस हेल्प में, आप भी इन सारी चीज़ों में जुड़ जाइएगा। मतलब ये है कि आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प इसकी मिलती रहे। मेरा मकसद यही है कि मुझसे जितना हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूं, तो आप भी मेरे इस काम में शामिल हो जाइएगा कि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो आप पढ़ाई कीजिएगा और लगातार इसमें लगे रहिएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख कर आइएगा, अच्छा परसेंटेज लाइए, अच्छे नंबर लाइए। ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। वरना क्या होगा, आप यही वीडियो देखेंगे, इसके बाद मैं अगर कोई वीडियो बनाऊंगी तो आपको वो वीडियो जल्दी नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले या फिर जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जो सब्सक्राइब का बटन है वो रेड से ब्लैक हो चुका है, तो आप उस ब्लैक बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप इस सब्सक्राइब के ब्लैक बटन पर क्लिक करेंगे तो साइड में आपको एक बेल आइकन भी नज़र आएगी। तो उस बेल आइकन पर, उस बेल के निशान पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनल और नन बोलकर। तो आपको ऊपर वाला जो ऑप्शन है सबसे फर्स्ट, ऑल जो है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है, फिर बेल पर क्लिक करना है, और उसमें 3 ऑप्शन आएंगे तो उस पर ऑल पर क्लिक कर लेना है। तो ये क्वालिटी एजुकेशन चैनल जो है हमारा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।